सर मेरा नाम भगवान सिंह है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, डिसेबल्ड सोल्जर हूँ। सर देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं उन हालातों के लिए सबसे पहले तो चाइना को कह दूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी या रक्षा मंत्री को ना देखे, इस देश में पूर्व सैनिक तैयार बैठे हुए हैं 1962 का हिसाब किताब चुकाने के लिए। वो देश की सरहदों पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करे। राजनीति, डिप्लोमेसी हम नहीं जानते। एक हद तक हम इन लोगों का हुक्म मानेंगे, वरना बॉर्डर पे तो छोड़िए बीजिंग तक मूछे वाले नजर आएंगे। चाइना कान खोल के सुन ले, हमारी देश की सरकारों की नीतियां कोई रही हो, भ्रष्ट रही हो या रिश्वतखोरी रही हो या दलाली रही हो, हम भली भांति जानते हैं। इस देश के डिफेंस के हर साल बड़े से बड़े घोटाले होते हैं, हर साजो समाज की खरीद में। लेकिन हमारे हौसले को चाइना या अस्त्र शस्त्र निर्माता माफिया कम ना समझे। हम आज भी अगर हमें गवर्नमेंट आदेश देती है तो भी ठीक है, अगर ऐसे हालात बने हम अपनी मर्जी से हम सरहदों पे पहुंच जाएंगे और धूल चटा देंगे पाकिस्तान और चाइना को। लेकिन जिस तरीके के जो हालात देश में बने हुए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के, इसमें सरकारें कितनी जिम्मेदार हैं? चाइना अगर इतना अंदर घुसा है, नेपाल उधर जो है आंखें दिखा रहा है, इसका जिम्मेदार हमारी सरकारें। किस तरीके से जिम्मेदार है? हमारी सरकारें और हथियार माफिया। जीडीपी का जो गिरना, आर्थिक व्यवस्था का गिरना, उसके जवाबदेही वो हैं। इस विश्व के अंदर सबसे बड़ा दबदबा हथियार माफियाओं का रहा। चाइना का डिस्प्यूट कोई नया डिस्प्यूट नहीं है हमारे देश के अंदर, 1962 से चल रहा है। आज तक किसी मित्र राष्ट्र ने या किसी नए मित्र ने कभी भी, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग रही हो, चाहे वो वीटो पावर की बात रही हो, कभी भी हमारे देश का पक्ष नहीं रखा। आज अगर वो पक्ष रख रहे हैं तो वो हथियार खरीद फरोख्त की दलाली की वजह से आज हमारे मित्र राष्ट्र बने हुए हैं। ये सच्चाई है। सरकार कितनी विफल रही है इसमें? सरकार सरहदों पे भी विफल रही है। आज 72 साल की आज़ादी के बाद अगर आज मौका मिला था, आज अगर सेना ये कह देती कि हमारे पास पे अस्त्र शस्त्र की कमी है, हम अपने सर लेके खड़े हो जाते सरहदों पे। हम जितने भी पूर्व सोल्जर हैं या अधिकारी हैं, अपनी स्वेच्छा से बॉर्डर पे जाके लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें कोई सौदा, कोई डिप्लोमेसी की ज़रूरत नहीं थी। हमें हमारी ताकत दिखाने की ज़रूरत थी। एक ऑफिसर को एक क्वांटिटी के आए हुए दुश्मन पे, एक संख्या में आए हुए दुश्मन के ऊपर पे एक ऑफिसर को कार्रवाई करने का अधिकार है। उस अधिकारी ने कार्रवाई नहीं करी और संख्या पे संख्या बढ़ाकर हथियार माफियाओं की दलाली में संलिप्त होकर चाइना की संख्या बढ़ाते रहे बॉर्डरों पे। और आज अगर चाइना की संख्या भी बढ़ गई है तो चाइना और भारत सरकार कान खोल के सुन लो, अगर कोई भी गलत मूवमेंट हुआ और कोई भी विदेशी ताकत ने गलत कार्रवाई की तो हम पूर्व सैनिक किसी का आदेश नहीं लेंगे और बॉर्डरों पे होंगे और हम उन चाइनीज से और उन पाकिस्तानियों से लोहा लेंगे। अच्छा, ये जो है विदेशी मीडिया के खबरों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि ये जो जंग कराना चाहता है ये अमेरिका कराना चाहता है।
चाइना को घेरने के लिए, ये इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अमेरिका की भी कोई कुछ भी नहीं चलती है, इस विश्व के अंदर हथियार माफिया की चलती है। आज तक टेररिस्ट का किसी के पास मिस कॉल आ गया हो, उस देश के कानून ने उसको टेररिस्ट की लिस्ट में घोषित कर दिया। कौन है हथियार माफिया? जो हथियार मैन्युफैक्चरर करते हैं, उनका बहुत बड़ा गिरोह है। वही इस देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर राज करते हैं। और वही किसी की जीडीपी, किसी की आंतरिक सुरक्षा और किसी की सरहदों की सुरक्षा उन लोगों के सौदे के ऊपर डिपेंड करती है। और हमारी सरकार भी इस समय पर कर रही सौदे, ये उसी का परिणाम है। देश के अंदर में जो है बांटने की राजनीति जारी है, एक दूसरे को जो है भाईचारा खत्म करके बांटा जा रहा है। हमारे देश के बुद्धिजीवी हो, हमारे देश का कोई एनजीओ हो, हमारे देश का कोई जाति धर्म का धर्मगुरु हो, उसने अपने आप को सर्वोपरि बताने के चक्कर में हमारा भाईचारा खत्म कर दिया है। यही कारण है कि हमारे देश के अंदर आज जातियों में बंटकर अलग अलग तरीकों की बात की जा रही है, जो करने की ज़रूरत नहीं थी। और वो हो रहा है इन हालातों में। इस देश के अंदर वोटिंग प्रणाली, वोट करवाने की ज़रूरत नहीं थी। बिहार के अंदर वोट हो रहे हैं, कोरोना महामारी को मद्देनज़र रखकर उस पर कुछ सोचा होता, सरहदों को मद्देनज़र रखकर उस पर कुछ सोचा होता। नीट के और एनआईटी के जो स्टूडेंट है, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया कि हमारे एग्ज़ाम अभी ना हो। उन स्टूडेंट, वो विद्यार्थी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने इस मतदान के, जिन राज्यों में मतदान हो रहा है, उनके खिलाफ क्यों बात नहीं उठाई? तो उनकी बात भी सुनी जाती कि कोरोना महाकाल है और लोगों की जीवन की सुरक्षा, मानव जीवन के हितों की रक्षा के लिए अभी मतलब मतदान नहीं होना चाहिए था। छात्रों को लेकर के बात कर रहे हैं, जो छात्र परीक्षाओं को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग, बिल्कुल कह रहा हूं मैं उनको। और वो भारतीय विद्यार्थी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी इन धरनों और प्रदर्शनों में आए, उन्होंने मतदान हो रहे हैं राज्यों में, उनकी बात क्यों नहीं रखी? अगर उन्होंने इस बात को रख दिया होता, उन भारतीय संविधान, भारतीय स्टूडेंट के पक्ष में हम लोग आते, उन्होंने उस बात को नहीं रखा, अपनी बात को रख दिया। क्या भैया, आप इस तरीके से देश की सरहदों की सुरक्षा करेंगे? इस देश का विकास इस तरीके से होगा? आप लोगों ने तो गिरोह बनाकर लूटने का काम शुरू कर रखा है श्रीमान। कुछ समाज सेवी भी अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बता के इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? सर, वो अवार्ड लेने के पक्षधर रहते हैं। काम नहीं किया होगा, काम किया होता तो सर आज भी देश में ये हालात हैं। एक थाने में जाकर किसी समाज का हो, किसी धर्म का आदमी हो, हमारे जैसे गरीब आम नागरिक की किसी थाने में एफआईआर दर्ज रोज नहीं हो सकती। और वो लोग कहते हैं कि देश ने विकास कर लिया, देश ने डेवलपमेंट कर लिया। कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। और आज भी 72 सालों के बाद भी, मोदी जी के 6 सालों के कार्यकाल के बाद भी, आज भी किसी थाने में आम नागरिक जाकर अपनी एफआईआर दर्ज रोज नहीं करा सकता। इस देश की ये परिस्थिति है। अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर इस देश के प्रजातंत्र से चुनी हुई व्यवस्था ने क्या कार्य किया, उसके बारे में बताओ मुझे सरकार। कांग्रेस कितनी जिम्मेदार है इसमें? मैंने कांग्रेस, बीजेपी और इस देश की जो मतदान से चुनी हुई सरकारों के काम के बारे में बताया सर, एक के बारे में नहीं बताया। और 72-74 साल से यही होता आया है, जिसका नतीजा है कि आज भी किसी थाने के अंदर किसी आम नागरिक के, किसी गरीब आदमी की एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती है। और क्या कहना चाहोगे देश की जनता को, क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस देश को। एसआर फोन टैपिंग
और फ़ोन टैपिंग के सबूतों के ऊपर। आज तक इस देश की किसी भी सामाजिक संस्थान ने, किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी नेता ने, किसी भी आईएएस, किसी भी आईपीएस ऑफिसर ने या किसी भी न्यायपालिका ने कभी भी उस पर गंभीरता से निर्णय नहीं लिया। इस देश को उन सबूतों से कुछ सीखने की ज़रूरत थी। हम जानते हैं उसमें कितना बड़ा करप्शन हुआ है, हम जानते हैं 2G पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हम जानते हैं कि कौन कितना भ्रष्ट है। उन सबूतों से बहुत वाकिफ़ हूँ मैं। और इस देश के अंदर झूठी भारत माता की जय करने वालों के नतीजे हैं ये। हमारे सेनाध्यक्ष साहब को किसी के हुक्म की ज़रूरत नहीं है सरहदों की रक्षा के लिए, और वो भी आज तक कोई अपना मुकव्वल कार्रवाई नहीं कर पाए।